नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशम फहद। हाल ही में जिस तरह के एक के बाद एक इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं, के वक्तव्य आ रहे हैं सरकार में बैठे लोगों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या लोकतंत्र पर भीड़तंत्र हावी होता हुआ नजर आ रहा है? सरकार को रोकने में नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है, बल्कि उसके मंत्री भी इसमें एक तरह की हिस्सेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार किस तरह से सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट या सरकार वर्सेस न्यायपालिका होता हुआ नजर आ रहा है, तौर पर आपको दिख रहा है, और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले बात मैं यहाँ पर बाबा रामदेव की, जिनको कुछ लोग लाला रामदेव भी कहते हैं, मैं उनकी करना चाहूंगी। बाबा रामदेव एक बार फिर से कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि माफ कर दीजिए, अब के बाद ऐसा नहीं होगा। मामला है रूअफ़ज़ा से जुड़ा हुआ। आपको ये पता है कि रूअफ़ज़ा को लेकर किस तरह का उनका विवादास्पद बयान ही नहीं, बल्कि एक तरह की हेट स्पीच थी जो उन्होंने रूअफ़ज़ा के लिए दी थी, क्योंकि वो अपना शरबत बाजार में बेचना चाहते थे और वो वैसे भी व्यापारी हैं, तो जाहिर सी बात है उनको ऐसा लगता है कि आज की जितनी नफरत एक नाम पर परोसी जाए, दूसरे मजहब के लोग धड़ाधड़ उनका सामान, उनको इस तरह की फहमी थी। इसीलिए उन्होंने रूअफ़ज़ा को शरबत जिहाद का नाम दिया और अपना शरबत बेचने के लिए घटिया एक तरह की स्ट्रैटेजी ने अपनाई, जिसको लेकर रूअफ़ज़ा ने हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने ये कहा कि जिस तरह के बयान बाबा रामदेव ने दिए हैं वो आत्मा को झकझोरने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये माफी के काबिल बिल्कुल नहीं है। जब हमने ये बयान सुने और देखे तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने आनन फानन में नोटिस जारी किया। बाबा रामदेव के वकील भागे भागे आए, एफिडेविट दाखिल किया और एफिडेविट दाखिल करके ये कहा कि इस तरह की तमाम वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर दी जाएंगी और आइंदा इस तरह का कोई भी बयान पतंजलि और रामदेव की तरफ से नहीं दिया जाएगा। बाकायदा तौर पर यह कहा गया है और ये माफी भी एक तरह से इसको लेकर मांगी गई है। तो माफी वीर बाबा रामदेव जो है वो से कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर हेट स्पीच है और मानहानि का मुकदमा रूअफ़ज़ा की तरफ से, रूअफ़ज़ा जो कंपनी है हमदर्द, उसकी तरफ से ये जारी किया गया था। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे लगातार ट्विटर पर एक्टिव हैं और अभी भी वो इसी तरह के बयान दे रहे हैं। वो अपने बयानों से ना तो किनारा कर रहे हैं और ना ही अपने बयानों को वो एक तरह से अपने ऊपर एक बैच की तरह पहनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक खास वर्ग उनके इन बयानों से खुश हो नजर आ रहा है। लेकिन अब ये मामला कहां पहुंच गया है? सुप्रीम कोर्ट। पहले अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी गई थी और ये कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल इस मामले में हस्तक्षेप करे, परमिशन दें कि निशिकांत दुबे पर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर, निशिकांत दुबे पर आपराधिक अवमानना का और उपराष्ट्रपति पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस जो है वो चलाया जाए, क्योंकि इस तरह की जो पोजीशंस होती हैं उसमें अटॉर्नी जनरल की परमिशन जरूरी होती है। लेकिन सीजेआई के पास भी ये अधिकार होता है और ऐसे में जो याचिकाकर्ता वकील हैं नरेंद्र मिश्रा, जिनको कल भी उन्होंने, आपने हमारे कार्यक्रम में सुना था और आज भी वो होंगे हमारे साथ, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को अगले हफ्ते के लिए लिस्ट कर दिया है। यानी निशिकांत दुबे की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़बोले बदजुबान निशिकांत दुबे जो लगातार अभी एस वाई कुरैशी जो चुनाव आयुक्त रहे हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा, मुस्लिम आयुक्त उनको कहा, क्योंकि उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, उस कानून को लेकर अपनी बातें रखी थी। तो आप ये सोचिए, एक संवैधानिक पद पर जो शख्स रहा है, जो कि चुनाव आयुक्त रहा है, मुस्लिम आयुक्त कहा जा रहा है, और इसी तरह की लगातार जो बदजुबानी है वो निशिकांत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन निशिकांत दुबे की अब मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या निशिकांत दुबे की सदस्यता जाएगी? क्या निशिकांत दुबे जेल जाएंगे? क्योंकि
जिस तरह की उन्होंने अवमानना की है, उन्होंने कोट की, और जो लगातार वो बयान दे रहे हैं, धर्म युद्ध और गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, और उसके लिए जिम्मेदार सीजीआई और न्यायपालिका को बता रहे हैं। ऐसे में 6 महीने की सजा का प्रावधान है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनको भी ऐसा लग रहा है कि एक वर्ग उनको शाबाशी दे रहा है, यानी कि राइट विंग बीजेपी आईटी सेल की आप बात कर सकते हैं। वो लोग जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, जिनका यकीन उस तरह से संविधान और लोकतंत्र में नहीं है, उपराष्ट्रपति को ये लग रहा है कि वो उनसे खुश हो रहे हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने अपनी बातों को दोहराया है, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर से ये कहा है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से ऊपर है। उन्होंने ये फिर से कहा कि संविधान में संसद सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि संसद में जो कानून बनते हैं, उनकी समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है। अगर कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति इस तरह की बातें कर रहे हैं, या उन बिल्स को, कानूनों को जो पास किए गए हैं, उन पर हरी झंडी नहीं दे रहे हैं, तो कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो इस पर अपनी समीक्षा करें या इस पर किसी तरह का आदेश दें। और अब ये झड़ी सी लग गई है। बीजेपी के नेता एक के बाद एक तमाम राज्यों से अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे सीजेआई, जिनको खुद राष्ट्रपति चुनती है, यानी कि उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होता है, वो सीजेआई कैसे उन्हीं राष्ट्रपति को ये कह सकते हैं कि आपके लिए तय समय सीमा है, और आपको उस तय समय सीमा में उन बिल्स को जो है वो अप्रूव करना होगा, अपने आप को उनको टिप्पणी देनी होगी। तो एक तरह से होड़ सी लग गई है यहाँ पर, एक के बाद एक बयान की। और ये साफ तौर पर भी सवाल उठ रहा है कि संविधान और लोकतंत्र की बार बार दुहाई देने वाले जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो आखिर खामोश क्यों हैं? उनका बयान हर गैर जरूरी बात पर आता है, आखिर वो इस बात पर उनकी खामोशी, चुप्पी क्यों है? गृह मंत्री इस बात पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? कानून मंत्री की इस बात पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं है? ये देश आखिर किस तरफ जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक 2-3 इस तरह के फैसले या रोक लगा दी जो सरकार के को पसंद नहीं आया। तो सरकार में बैठे लोग अब जो न्यायपालिका पर, सीजेआई पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, और आपत्तिजनक बहुत अंडरस्टेटेड स्टेटमेंट है जो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे कि निशिकांत दुबे की और जगदीप धनखड़ की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या वो जेल की हवा खाएंगे निशिकांत दुबे? क्या उनकी सदस्यता जाएगी? क्या पार्टी आगे बढ़कर कोई कार्रवाई उन पर करती हुई नजर आएगी, या फिर अपने उनके बयानों से किनारा करके सिर्फ खाना पूर्ति होगी? और बाबा रामदेव पर जो माफी मांग रहे हैं, आगे और किस तरह की उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? स्क्रीन पर मेहमानों को लेकर आइए ताकि चर्चा की शुरुआत मेहमानों के साथ की जाए। 2 खास मेहमान फिलहाल आप देख सकते हैं। मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। ओमकारेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और कुछ ही देर में मेरे साथ नरेंद्र मिश्रा जी भी जुड़ेंगे, जो कि पिटिशनर हैं इस पूरे मामले में निशिकांत दुबे के, और जिनकी पिटिशन पर ही कोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई की बात कही है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने अभी तक इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। ये भी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। ओमकारेश्वर जी, पहली टिप्पणी आपकी। रामदेव से लेकर निशिकांत दुबे, जगदीप धनखड़, बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी एक के बाद एक लगी होड़, जो कि न्यायपालिका पर, सीजेआई पर कर रहे हैं, बल्कि इस तरह भाषा का रहा है जो तंत्र में और चलने में किसी भी तरीके से मिल सकती है। क्या इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में तब्दील होता हुआ हम देखें, और सरकार सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है, बल्कि इसमें बैठे लोग उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं? आवाज खोले ओमकारेश्वर जी की। जी, अनम्यूट आप कर ले ओमकारेश्वर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अभी ऑडिबल है? जी, जी, जी। हाँ सर, अब ठीक है, अब आवाज आ रही है। निशिकांत दुबे जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण सांसद हैं और काफी चर्चा में रहते हैं। पार्लियामेंट में अपने
बोल वचनों के कारण और बाहर में भी ये बोलते रहते हैं। निशिकांत दुबे ने जो कहा है, उनके उनके बयान के कई पहलू हैं। उन्होंने अनगाइडेड मिसाइल की तरह स्टेटमेंट दे डाला है। उन्होंने न सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निशाना बनाया है, बल्कि अपनी ही सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री को भी निशाना बना दिया है। निशिकांत दुबे कहते हैं कि इस देश में सिविल वॉर है, गृह युद्ध छिड़ गया है। गृह युद्ध छिड़ गया है तो इसकी पहली जिम्मेवारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की होती है, भारत सरकार की होती है। तो क्या वो अमित शाह पर निशाना बना रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि इस देश में गृह युद्ध चल रहा है और उसको रोक पाने में उनकी अपनी सरकार विफल है, उनके अपने केंद्रीय मंत्री विफल है, गृह मंत्री विफल है, और एक तरह से प्रधानमंत्री भी विफल है। लेकिन उसके लिए वो जिम्मेवारी दे रहे हैं कि इसकी जिम्मेवारी सर्वोच्च न्यायालय पे है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे है। पहली बात यह है कि अगर उन्होंने कहा कि गृह युद्ध चल रहा है, तो ये तो देश को दिखाई दे रहा है कि गृह युद्ध चल रहा है। उत्तर प्रदेश से लेके मणिपुर तक, पंजाब से लेके कई राज्यों में इस तरह के हालात जो बने हुए हैं, हर रोज जो है चीजें दिखाई दे रही हैं, हिंदू मुसलमान के रूप में, या कहीं करनी सेना तलवारें लहरा रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये गृह युद्ध जैसे हालात तो नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं। तो आपकी बात ठीक है, आधी ठीक है। तो आपने ये भी कह दिया साथ साथ कि आपकी सरकार इसको रोकने में विफल है, केंद्रीय गृह मंत्री इसको रोकने में विफल हैं, और इसकी जिम्मेवारी चीफ जस्टिस को है। क्या चीफ जस्टिस लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं? या अगर आप कहते हैं कि उनके किसी पर्टिकुलर डिसीजन से ये ऐसे हालात पैदा हुए हैं, तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि फला जज के फला ऑर्डर के बाद फला शहर में इस तरह दंगे फैले। आपको बताना पड़ेगा ना कि मणिपुर में सर्वोच्च न्यायालय के फला फैसले से दंगे फैले और 200 लोग मारे गए, या इतने लोग मारे गए, या संभल में हुआ, या कहीं और हुआ, या पंजाब में हो रहा है। तो आपको ये जस्टिफाई करना, आप माननीय सांसद हैं, आप कोई आम व्यक्ति नहीं है, सड़क छाप चलते हुए व्यक्ति नहीं है कि जो मन में आएगा किसी के लिए कुछ भी कह देंगे। अगर अभी भी आप खुद को ऐसे ही मान के चलते हैं, तो माननीय सांसद होने का तमगा हटाना पड़ेगा। नहीं हटाएंगे तो वो कानून देख लेगा, क्योंकि आपने जो कहा है वो कोई सामान्य बयान नहीं है। वो आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि का मामला बनता है। आईपीसी की धारा 182 के तहत सार्वजनिक सेवक को झूठी जानकारी देने का मामला बनता है। आईपीसी की धारा 203 के तहत अपराध के संबंध में झूठी जानकारी देने का मामला बनता है। आईपीसी की धारा 209 के तहत न्यायालय में झूठा दावा करने की बात होती है। आईपीसी की धारा 181 के तहत शपथ कर लेने के बाद झूठा बयान देना। आपने पार्लियामेंट में शपथ लिया है ना, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लिया है ना, और उसके बाद आप ये बातें कह रहे हैं ना, तो आपको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। नहीं करेंगे तो आप पे ये सारी धाराएं लगती है ना। इसको देश के साथ झूठ बोलना, देश को बदनाम करना। अगर इस देश में गृह युद्ध नहीं चल रहा है तो आप विश्व स्तर पर, क्योंकि आज तो खबरें डिजिटल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंच जाती हैं, तो आपने पूरे विश्व में भारत को बदनाम किया ना कि यहाँ गृह युद्ध चल रहा है। और अगर गृह युद्ध चल रहा है तो आपने अपने गृह मंत्री को बदनाम किया ना, और गृह मंत्री को बदनाम किया तो प्रधानमंत्री को भी बदनाम किया ना। अब जहां तक चीफ जस्टिस की बात आती है तो आप जस्टिफाई कर दीजिए कि नहीं नहीं साहब, गृह मंत्री जिम्मेवार नहीं, प्रधानमंत्री जिम्मेवार नहीं, गृह युद्ध तो है लेकिन चीफ जस्टिस जिम्मेवार है। तो आप उसको उसको आप जस्टिफाई कर दीजिए। जस्टिफाई कर देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देश मान लेगा। और नहीं जस्टिफाई जी। करेंगे तो फिर सारा सवाल आप पर आता है। तो ये ऐसे बयान जो बयानवीर लोग देते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी को खुद ही निशाना बनाते हैं। वो अपनी सरकार को निशाना बना रहे हैं, किसी और को निशाना नहीं बना रहे हैं। और मैं इसकी तुलना राहुल गांधी के उस केस से करना चाहता हूं। 2019 में क्या हुआ था, कर्नाटक की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है। इतना ही कहा था ना, कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है। इस एक शब्द के कारण राहुल गांधी की संसद सदस्यता से उनको अयोग्य ठहरा दिया गया।
डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बचाया। तो इसके मुताबिक तो आपके ऊपर भी ऐसा ही कुछ वो होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, क्योंकि आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी है और एक साथ हमें एक निशाने जी पे ले लिया। तो ये कोई छोटा मसला नहीं है, और मैं ये कहता हूं ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, इसमें कई जी सारे मसले निहित हैं। ये पार्टी के भीतर जो अंदरूनी मतभेद हैं ये उसको भी जाहिर करते हम्म हैं। क्या आप प्रधानमंत्री के खेमे की तरफ से गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, या गृह मंत्री को विश्वास में लेके और पूरी सरकार को बदनाम कर रहे हैं कि अब मोदी जी की सरकार गृह युद्ध में फंसी है और इसमें कंट्रोल किसी का नहीं रह गया है? आप किसको निशाना बना रहे हैं? आपको बताना पड़ेगा ना। जी गृह युद्ध है तो कहां बिल्कुल कहां है? देश को तो दिख रहा है, पर आपको हम्म बताना पड़ेगा। माननीय सांसद आप हैं, आपको संसद में भी उसके ऊपर बयान देना पड़ेगा ना। या आप यूं ही लापरवाही में आप कुछ बोल गए? यूं ही में तो लापरवाही में नहीं बोल गए हैं ना। अब जब बात बिल्कुल आएगी संसद की सुपरमैसी की, दूसरा एस्पेक्ट इसका होगा, इस पे मैं बाद में क्लैरिफाई करूंगा आगे, जी कि और जनाब ओमकारेश्वर जी वाइस आपको प्रेसिडेंट माफ साहब ने कीजिएगा, जो कहा है। जी मैं 2 मिनट के लिए मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि नरेंद्र जी को जाना है और मैं उनसे, क्योंकि वो याचिका करता है निशिकांत दुबे के पूरे मामले में, तो मैं उनसे बात कर लूं, फिर रामदेव को लेकर आपके पास और उपराष्ट्रपति की टिप्पणी को लेकर आपके पास आऊंगी, और फिर उसके बाद सिद्धार्थ जी के पास। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। नरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नरेंद्र जी कल हमारी जब आपसे बात हो रही थी तब आपने कहा था कि आज आपका मामला लिस्टेड है और आज सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, और अटॉर्नी जनरल ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले, आपने याचिका दाखिल की है। आज क्या कुछ आपकी एप्लीकेशन पर, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है? क्या उम्मीद देश रखे कि अगर एक बड़बोला सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी? बुशरा जी, मैं कल भी आपसे बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ पूरे देश की मीडिया के सामने। भारत देश के संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं उससे बढ़ के न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, न तो इससे बढ़ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, न तो कोई भी भारत देश का नागरिक उससे बढ़ के है। जो भी चीजें चलेंगी वो देश के संविधान के दायरे से होकर के चलेगी। ध्यान रखना है कि हम थोड़ा कम बोल, मेरे ऐप की बहुत कम बची है, इन पर आपके साथ में जुड़ गए हैं। पहला पॉइंट जो मैंने बोला कि लॉर्ड्स का मामला पूरे भारत देश में सिर्फ 50 साल में पहली बार आया है, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस प्रकार से बोला जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत देश के जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके साथ में नाम भी टैग किया जा रहा है कि भारत देश के जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस खन्ना, वो इसके लिए पूरा तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। हमने बोला लॉर्डशिप, इसके बोलने के बाद से पूरे भारत देश के सोशल मीडिया बाढ़ सी आ गई है। इसी के साथ में मैंने यह भी बोला कि कोई तवायद बोलता है कोर्ट को, तो कोई इसके साथ में शरीयत कानून से चलने वाली चीजें बोलता है, तो कोई कुछ और बोलता है। इतने भी टैग के और फेस के नेम हो सकते हैं, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट की सह पर रख दिए गए। उसकी बाढ़ सी आ गई है, पूरी मीडिया में बाढ़ लगा दी गई। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अब वो समय आ गया है कि एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने बोला कि आप क्या आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कंसर्न किया? लॉर्डशिप थिंग हैज बीन डन बट डिड नॉट टेकन एनी एक्शन बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नाइदर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। न तो भारत सरकार कोई एक्शन ले रही है, न तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कोई इसमें एक्शन ले रही है। तो कोर्ट ने बोला कि हम इस मैटर को नेक्स्ट वीक के लिए लिस्ट कर रहे हैं। हमने बोला लॉर्डशिप यह भी इशू नहीं है, इशू ये है कि हट हम बस नहीं हो रहे, हट मैं हो रहा हूं, लॉर्डशिप जो बैठे वो भी हट हो रहे हैं, कोर्ट में जितने वकील खड़े हैं सब हट हो रहे हैं। लगभग 2200 सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन की मेंबरशिप है, सब के सब लोग हट हो रहे हैं। कोर्ट ने बोला यह मामला बहुत संगीन है, हम इसको जरूर जल्दी से जल्दी सुनवाई पर लगाएंगे। इसके साथ में मैंने यह भी बोला कि जितनी वीडियोज अभी तक कंसर्न पर्सन की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड, साथ ही में जितनी और भी चीजें सुप्रीम कोर्ट को लेकर के टैग करके विभिन्न प्रकार की अनियमित और कह सकते गैर कानूनी फोटोज लगाई गई हैं, उन सबको इमीडिएट सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म से निकाल के बाहर किया जाए। तब तक के लिए, जब तक कि मैटर की लिस्टिंग नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं। तो बोले उन्होंने कि हम इस मैटर को लिस्ट कर रहे हैं और इसकी सुनवाई नेक्स्ट वीक पर होगी, आप चिंता न करें, हम इसमें बड़ी कार्रवाई करेंगे। जी बुशरा जी।
जी, बड़ी कार्रवाई की बात। तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आप नरेंद्र जी कि आप इस मामले को आपने इस तरह से बिल्कुल एकदम प्रायोरिटी पे आपने लिया हुआ है और हर शायद देशवासी को ऐसे ही करना चाहिए। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कितनी मैक्सिमम सज़ा हो सकती है? क्या कुछ उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि अभी हमारे एक पैनलिस्ट जो हैं ओमकारेश्वर जी उन्होंने ये मेंशन किया कि राहुल गांधी ने सिर्फ ये बोला था कि सारे मोदी नाम के ही क्यों चोर होते हैं, तो उनकी सदस्यता चली गई थी। यहाँ तो सीजेआई पर सुप्रीम कोर्ट पर यह कहा जा रहा है कि वो धर्म युद्ध और गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है उसको भड़काने के लिए। बुसरा जी, जिस तरह से एमपी ने बोला है, 4 बार के एमपी हैं वो, बीजेपी कंटेस्टिंग पार्टीज के जिसकी सरकार है, कोई भी अभी तक एक्शंस नहीं लिया है। सिर्फ पलड़ा झाड़ करके बाहर हो जाने से कोई चीजें बच नहीं जाती हैं। नाम तो यही लिया जा रहा है कि बीजेपी पार्टीज के लोग हैं, नाम यही लिया जा रहा है कि होम मिनिस्टर को भी उन्होंने बोला, क्योंकि गृह युद्ध का मसला भी वो बात कर रहे हैं सारी चीजें, तो कहीं न कहीं हर कोई इसमें प्रभावित हो रहा है। सवाल इसके साथ में यह है कि भारत देश की सबसे अपेक्स कोर्ट है, भारत देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, जहां पर हर व्यक्ति न्याय का माथा टेकता है, जहां पर हर व्यक्ति मंदिर में जाकर के अपनी विनती करता है कि प्रभु जज साहब हमें आज बरी कर दें, और उसके लिए आप ऐसी बातें करते हैं। आप संविधान की शपथ खा करके संविधान के ही दायरे में नहीं रहते हैं, तो ये किस संवैधानिक और किस संवैधानिकता के अंदर नजर में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इसमें बड़ा एक्शन लेंगे, साथ में कंटेम्प्ट जो कोर्ट का मैटर है वह भी कोर्ट ने बोला है कि हम इसमें करेंगे। इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है आज सुप्रीम कोर्ट के कि जो चीजें हो रही हैं भारत देश के साथ में न्यायालयीन व्यवस्था में, उसको कोर्ट बर्दाश्त नहीं करने वाला है, क्योंकि कोर्ट के रुख से आज मुझे स्पष्ट हो गया था। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 6 महीने की सजा और उसके साथ में फाइनेंशियल जितनी चीजें होती है वो सारी की सारी होंगी। पर कोर्ट से हमने यह भी रिक्वेस्ट किया कि इनको मैक्सिमम कन्विक्शन की जाए और साथ ही साथ में इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। साथ में संपूर्ण भारत में इस प्रकार के जो लोग ऐसा स्पीचेस करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ सरकार को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या किसी को भी उस पर बड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है। और एक बड़ा उदाहरण मिसाल होगा, तभी इस देश में सुधार हो सकता है। कोर्ट हमारी बातों पर रेडी है और नेक्स्ट वीक पर मैटर को लगा दिया है। जी, हमारी फोन की बैटरी टाइप की जाने वाली है, 1% बची है, ध्यान रखना बंद हो जाएगा तो प्लीज। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बस लास्ट नहीं, सवाल आप फिर बोल आपको मैं हाँ। बिल्कुल इजाजत दूंगी। क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर भी क्या कोई बात कही गई है? क्योंकि आज फिर से उन्होंने उसी बात को रिपीट किया है। नहीं, उन्होंने किया है क्योंकि उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने की जरूरत पड़ गई है और वो सोच रहे हैं कि इसी रास्ते से हम बीजेपी पार्टी को खुश करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे। जल्दी ही उसमें भी कुछ चीजें हैं, पर वो पार्लियामेंट के थ्रू से हो सकती है, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऐसी हैं जो पार्लियामेंट के अंदर से स्टार्ट होती हैं। तो वहां पर तो देखिए पार्टी विशेष के व्यक्तियों का काम है, वो करेंगी। पर जहां पर ये सारी चीजों को लेकर के जो पावर को लेकर मतभेद था, उसको लेकर के जस्टिस बी.आर. गवाई ने इन सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि जहां सारी चीज सुप्रीम कोर्ट के पास है, पावर है कि कोई भी बिल यदि एक्ट के रूप में बन के आता है, कोई पिटिशनर, कोई देश का नागरिक यदि उनके समक्ष लाएगा, तो कानूनी उसकी नाप तौल, उसकी समीक्षा करना सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा राइट्स है, पावर है, जिसमें आर्टिकल 142(6) है। और सुप्रीम कोर्ट के पास में कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसर्न कर सकता है, इसमें आर्टिकल 143 स्पष्ट कहा है। साथ में 141 में स्पष्ट कहता है कोर्ट कि कोई भी भारत देश का नागरिक उसके लॉ एंड जुडिशरी से बॉन्ड होगा। सवाल इसके साथ में यह भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कोई कंसर्न नहीं लिया है, और साथ में ही भारत देश का किसी भी नागरिक का यदि हित कहीं प्रभावित हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि 360 में जो भी बिल बना वो खत्म हो। जी जी, शुक्रिया नरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका पूरा दिन बिजी था और बैटरी आपके फोन की जाने वाली, उसके बाद आप जुड़े, थैंक यू सो मच। ओमकारेश्वर जी, आपकी अधूरी बात से मैं शुरू करूंगी, फिर सिद्धार्थ जी आपके पास में आ रही हूँ। ये जो पूरा मामला है, अभी आप ये देखिए, आपने नरेंद्र जी को सुना होगा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोर्ट ने अश्योर किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले पर की जाएगी। 6 महीने तक की सजा इसमें मैक्सिमम हो सकती है। क्या सदस्यता उनकी जाएगी, क्या उनको जेल होगी, कोई इस तरह की कोई आप उम्मीद कर रहे हैं? जिस तरह का पूरा सिस्टम है और जिस तरह से दबाव लगातार जुडिशरी पर बन रहा है, खासतौर पर वक्फ कानून पर जिस तरह की उन्होंने रोक लगाई है 3 प्रावधानों पर, और राज्यपाल और राष्ट्रपति को जिस तरह के उन्होंने निर्देश दे दिया, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि बाढ़ सी आ गई है न्यायपालिका पर अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणियों की। मैं
दरअसल नरेंद्र जी से बात करना चाहता था और पूछना चाहता था कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से मांगा क्या है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के इस दुकान में तो सब कुछ है ना। आप दाल मांगेंगे तो दाल मिलेगा, चीनी तो मिलेगा नहीं। चीनी मांगेंगे ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। इसीलिए ये सब कुछ लोग निश्चित रूपे के आरोपों को सिंपल जुडिशियरी पर हमला मात्र बता रहे हैं। ये इतना ही नहीं है, इसको थ्रेडबेयर इसको लेना चाहिए कि भैया इसने आपने सरकार को झूठी जानकारी दी, आपने अपराध के बारे में झूठी जानकारी दी। अगर सच्ची जानकारी दी है तो उसका ब्यौरा दीजिए। मानहानि का मामला बनता है, आपराधिक आरोप का मामला बनता है और 124 ए के तहत राजद्रोह का मामला बनता है। ये बहुत सारे मामला बनते हैं, तो एक मसला है नहीं। इसलिए 6 महीने वाली सजा वो जो गिन रहे हैं अपने आप, वो तो न्यूनतम मान रहे हैं। इसमें 2-2 3-3 साल की सजाएं हो सकती हैं अगर इसको टोटालिटी में लिया जाए, इस स्टेटमेंट के अर्थ को समझा जाए। आप भारत सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि भारत में गृह युद्ध चल रहा है, तो आपने गृह मंत्री पर निशाना साधा है, आपने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है, आपने पूरे देश में पूरी दुनिया में देश को बदनाम किया है। सत्य है तो सत्यापित करिए। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस को आपने कहा है। तो ये सभी बयानों को सिर्फ कंटेंट ऑफ कोर्ट का मसला नहीं है, ये मसला है झूठ बोलने का, जिसकी न्यूनतम सजा 2 साल होती है भारतीय संविधान के मुताबिक और भारतीय कानूनों। भारत का सारा कानून सिर्फ झूठ और सच पर आधारित है। आप किसी भी मुकदमे में जाके क्या लड़ाई करते हैं कि भाई इस अपराधी ने गोली मारी है या नहीं मारी है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो सिर्फ सच और झूठ का ही तो वहां पे निर्णय होता है। तो ये इतना बड़ा झूठ आप देश से बोलेंगे और बोलते ही रहेंगे, यूं ही बोलते रहेंगे, ये नहीं चलेगा। इसलिए इस तरीके से, जिस तरीके से जो लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनको देखना होगा कि ये मसला क्या है, इन्होंने किस पे सवाल उठाया, उस पे सवाल सरकार से जवाब मांगिए कि क्या इस देश में गृह युद्ध चल रहा है। जो दिख रहा है वो दिख रहा है। अगर चल रहा है तो सरकार इसको किसको जिम्मेवार मानती है? क्या उसको रोक पाने में विफल हो गई है मोदी सरकार? तो इन्होंने जाने अनजाने अपनी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इसलिए, और उसी तरह जब कोर्ट में आप जाते हैं, मात्र एक मोदी सरनेम का नाम लेने के कारण राहुल गांधी की सांसदीय योग्यता जो है अयोग्य ठहरा दी जा सकती है, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी है, उससे कहीं ज्यादा संगीन और गंभीर अपराध है ये, गंभीर मसला है ये, इसलिए उसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। अब मैं आता हूं, जी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा है, धनखड़ साहब ने बड़े शालीनता के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ माननीय वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा है, उन्होंने बड़ी बात कही है कि न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रहे आर्टिकल 142 को। ऑलराइट, क्या ये न्यूक्लियर मिसाइल की तरह 142 को पहली बार इस्तेमाल किया गया है? क्या भाजपा ने इसका इस्तेमाल नहीं करवाया है सुप्रीम कोर्ट के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से? क्या राम जन्मभूमि के मामले में इसी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपने फैसले नहीं करवाए? क्या ट्रिपल तलाक के मामले में आपने फैसला नहीं करवाया? क्या इसके अलावा और बहुत सारे मसले हैं, उस पे आपने नहीं करवाया? तब आपको सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता पर कोई शक नहीं हुआ और उसको तो आपने जस्टिफाई किया कि साहब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, अब तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता किसी इस पे सवाल करने का। एक बात। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च भारत में नहीं है, संसद सर्वोच्च ब्रिटेन में है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, अमेरिका में कानून सर्वोच्च है, वहां जुडिशियरी सर्वोच्च है। बहुत सारे ऐसे देश हैं यूके को छोड़ के जहां पे जुडिशियरी डिसाइड करती है। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत जब शपथ ग्रहण करते हैं तो उनको शपथ कौन ग्रहण कराता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण कराते हैं उनको शपथ। तो आपने कैसे कह दिया कि सर्वोच्च है संसद? संसद सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च इस देश में तीनों अंगों में से, हम चौथे अंग मीडिया को छोड़ देते हैं, तीनों अंग में से कोई भी सर्वोच्च नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान जिस तरह से बनाया है, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए हैं। उसमें एक तरफ अगर आपको अधिकार दिया है कि आप
कानून बना सकते हैं, तो उसी संविधान में ये अधिकार ये भी दिया है कि कानून अगर गलत बन जाए तो उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। और ये अधिकार चीफ जस्टिस को है, जजेस को है। तो ये दोनों की है, और दोनों शपथ लेते हैं संविधान का, तो संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोपरि है। संविधान की शपथ लेके संविधान के नाम पे जनता के प्रतिनिधि होने के नाते खुद को सर्वोच्च आप मत बताइए। सर्वोच्च जी। होने के बावजूद इस देश में हम्म। जनता सर्वोपरि है और जनता का संविधान सर्वोपरि है। इसलिए ये कहना कहीं से भी नहीं टिकता है, कहीं लीगल आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर, जहां भी ये बातें असल में क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं घबराई हुई है। उसको लगता है हम्म। कि कहीं ऐसा ना हो कि फैसला हमारे खिलाफ आ जाए, तो उनको प्रेशर बनाए रखो, कहते रहो कि नहीं साहब संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। हर लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति गूगल पे जाता है, सर्च करता है, रिसर्च करता है, तो उसको मालूम होता है कि इस बारे में कहाँ पर क्या कानून है, अपने देश में क्या कानून है और दुनिया में क्या कानून है। तो इस बारे जी। में कोई भी दो राय नहीं है कि हम्म। संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है। जी। बिल्कुल। आपके पास मैं लौट रही हूँ ओमकारेश्वर जी, और सिद्धार्थ जी को शामिल करूंगी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आप सबसे पहले आपसे टिप्पणी में चाहूंगी बाबा रामदेव पर, क्योंकि उनकी जिक्र हमने किया है, लेकिन उनके बारे में हमने बात नहीं की है कि आखिर कितनी बार बाबा रामदेव माफी मांगेंगे, फिर भी जहर उगलेंगे। एक तरह का जहर ही उगला है, क्योंकि ये कहा गया है कि भाई हेट स्पीच है, और अगर कोर्ट की तरफ से ये कहा जाए कि माफी के काबिल नहीं है, आत्मा को झकझोर दिया है, हमें यकीन नहीं हुआ कि बाबा की इस तरह की बातें जो हैं वो एक ब्रांड या शरबत के लिए कही गई हैं, और भागे भागे फिर उनके वकील जाते हैं, एफिडेविट दाखिल करते हैं। इससे पहले भी वो माफिया मांग चुके हैं, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों की हिम्मत इस तरह से क्यों और कैसे बढ़ती जा रही है। साफ तौर पर सत्ता का संरक्षण है, और उनको ये लगता है कि भाई जितनी नफरत फैलाओगे उतना कारोबार उनका फलेगा फूलेगा। इस हफ्ते सिद्धार्थ जी की भारत को आवाज एक खुले जी। अभी आ रही है जी, आ रही है। जी मेरे ख्याल से बुशरा जी, कल आपके कार्यक्रम में मैंने कहा था कि इस हफ्ते भारत को शायद एक नया माफी मीर मिलने वाला है। मुझे नहीं पता था कि 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो एक तो माफी वीर मिल गए हैं, तो ये तो हुआ ये है कि बाबा रामदेव जी कपालभाति करते करते कोर्ट से माफी तक की उनकी यात्रा हो गई। उनका योग यही रह गया है। उनका योग शुरू हुआ था कपालभाति से, खत्म हुआ है कोर्ट के माफी से, बस यही बात है। और सच सच पूछिए तो मैं आपके कार्यक्रम में आपने मुझे अंत में नहीं बुलाया, मैंने ही आपको रिक्वेस्ट किया था कि अंत में बुलाइए, क्योंकि मैं बीच में ना थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। मुझे क्योंकि इस चीज में एक आश्चर्य हो रहा है कि पिछले 15-20 दिनों से भारत के संवैधानिक पद के लोग एक के बाद एक जिस तरह से न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये लोग जो भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ये लोग कोई अनपढ़ नहीं है, ये लोग सभी संवैधानिक पद पर हैं। जैसे धनखड़ जी खुद वकील थे, निशिकांत दुबे जी 4-4 बार उन्होंने लोकसभा के सांसद रहे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये लोग अनजाने में इस तरह का कर रहे हैं। इस तरह का एक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सस्टेन्ड अटैक अगर कोई कर रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। क्योंकि गोल धरती है, सबको पता है। उसको एक बार अगर आप चपटा बोल दीजिए तो बाकी सारे लोग उसको गोल है सिद्ध करने में लग जाएंगे। ऐसा क्यों है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। मुद्दे से भटकाने की कोशिश वो ऐसे लोग कर रहे हैं जो कि खुद जानते हैं कि ये चीज झूठ है। जैसे बाबा रामदेव जी के बारे में आप कुछ भी कहिए, भारत में 2011-12 में वो काफी सारे जन आंदोलन भी चलाए हुए हैं। तो बाबा रामदेव जी को तो पता है कि किस तरह की भाषा शालीन भाषा है, किस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये जानते हुए भी उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। भारत के उपराष्ट्रपति खुद संसद की शपथ लेते हैं, संसद में जाके संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान के विपरीत बात करते हैं। बीजेपी के गोड्डा के सांसद खुद 4 बार के सांसद हैं, 4-4 बार उन्होंने संविधान की शपथ ली है, फिर भी वो संविधान और न्यायपालिका के खिलाफ बोलते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये अनजाने में बोल रहे हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कोई एक साजिश दिख रही है मुझे। और ये साजिश में इस चीज को, क्योंकि इस विषय में मुझसे पहले जो एडवोकेट मिश्रा जी थे उन्होंने बहुत अच्छा से समझा दिया।
कि मैंने जैसे कहा था कि एक माफी वीर निकला है, मेरे ख्याल से इस हफ्ते के अंत तक एक और माफी वीर भी आ जाएंगे, 2 माफी वीर हो जाएंगे, क्योंकि बाबा रामदेव को पता लग गया है कि कुछ भी बोल दो और सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांग लो, बात खत्म हो जाती है। तो क्योंकि ध्यान में रखना है कि जो भी ये लोग कर रहे हैं ये केवल केवल और केवल बातें कर रहे हैं। भले बातें हमें मंजूर नहीं हो, बातें भले स्तर के नीचे की हो, बातें भले असंवैधानिक हो, लेकिन ये बातें कर रहे हैं। जब आप बात करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, तो कई बार कोर्ट आपकी अभिव्यक्ति के सामने आप अगर माफी मांग लेंगे तो आपको छोड़ भी देंगे। तो इनका एक ये मोडस ऑपरेंडी है कि कुछ भी एक विवादास्पद बात बोल दो, धरती गोल है लेकिन बहुत जोर जोर से बोलना शुरू करो कि चपटी है, बाकी सारे लोग आके बैठ जाएंगे और सामने सिद्ध कर देंगे कि गोल है। जब बोल देंगे अच्छा अच्छा मेरी मुझसे गलती हो गई करके, लेकिन उतने देर तक तो आप सभी लोगों को इस चीज से भटका के रखा। तो यहां पर किसको भटकाया जा रहा है? क्योंकि कहीं मुझे यह लग रहा है कि भारत की न्यायपालिका को ओवरलोड करने की साजिश चल रही है, क्योंकि न्यायपालिका का काम होता है अन्याय जहां होता है वहां पर न्याय देना, लेकिन बीजेपी का इकोसिस्टम विवाद खड़ा कर देता है, तो न्यायालय न रह के विवादालय बन जाता है। न्यायालय में तो अन्याय जब होता है किसी के साथ, तो न्यायालय तो न्याय देता है। आपने यहां पर अन्याय नहीं किया, आपने एक विवाद खड़ा कर दिया। अब न्यायालय बाकी सब चीजों को छोड़ के इस केस में लगना उसकी मजबूरी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब मैं आपको एक डाटा बताता हूं कि कुल मिला के पिछले साल भारत में 2023 में 58 लाख क्राइम हुए थे, 58 लाख अपराध हुए थे। कहीं पर भी कोई अपराध होता है तो उसके अंत में सजा देने का काम, या किसी सजा को किसी मुजरिम को छोड़ देने का काम, मतलब वो सजा मतलब उसने गलती नहीं की है उसको बाइज्जत बरी करने का काम न्यायालय करता है। इसका मतलब 58,000 केस न्यायालय में लंबित हैं, जिनके ऊपर लोगों के ऊपर अपराध हुए हैं। या तो अपराधी अभी तक जेल में है, उसको सजा नहीं हो रही है, या तो जिसके ऊपर अपराध हुआ है वो न्याय के इंतजार में है। मैं आपको संख्या बता रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, 58 लाख लोगों के ऊपर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, मैं इसीलिए रिसर्च कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख में 83,000 से 11 कम, मतलब करीब करीब 83,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि 45,000 केसों में सीधे सीधे सरकार ही पार्टी है। क्योंकि जब केस होता है तो एक और मजेदार बात है, भारत में सबसे ज्यादा केस करने वाला जो क्या कहते हैं पार्टी होता है वो सरकार होती है। मतलब 83,000 केस में 45,000 केस में तो सरकारी पार्टी है। अब मुझे ये बताइए कि ये जब भी ये 83,000 केस में से जो 45,000 केस सरकार के ऊपर है उसका जजमेंट आएगा, तो आधा जजमेंट अगर सरकार के पक्ष में भी गया तो 25,000 केसेस में तो सरकार के विपक्ष जजमेंट आने वाला है ना। 25,000 केसेस में कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार न्यायपालिका को इतना ओवरलोड कर दो, इस तरह की चीजों में उसको उलझा दो, ताकि जो मुख्य बातें हैं, जहां पर अपराध हुआ है, जहां पर अन्याय हुआ है, उन सब चीजों से न्यायालय को ओवरलोड कर दो। क्योंकि भारत में कुल मिला के आज के डेट में 3,64,00,000 केस, छोटे से लेके ऊपर तक न्यायपालिका, पूरी न्यायपालिका में ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 3,64,00,000 केस पेंडिंग हैं, आपराधिक मामले। और इस भारत में कुल मिला के केवल 21,000 जज हैं, मतलब एक जज के पास 1,650 केस का निर्णय करना है। अब मुझे बताइए, जिसके ऊपर इतना लोड है उसके ऊपर एक धरती गोल नहीं है, चपटी है करके आप एक शगुफा छोड़ दीजिए, और वो इतना महत्वपूर्ण आदमी छोड़ दे कि आप मुख्य चीज छोड़ के बाकी सब काम छोड़ के इसमें लग जाइए। ये चीज मुझे इसलिए ध्यान में आई कि एक साल पहले मेरी मामी, मतलब मेरी मामी का मतलब आप समझ गए, मेरे मामा की पत्नी, उनका चेन बस, हाँ, उनका सोने का चेन बस स्टैंड में छिन गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पकड़ लिया और उनको बुलाया, उनका चेन शिनाख्त हो गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनका चेन शिनाख्त होने के बावजूद आज 1 साल हो गया है, कोर्ट में वो केस नहीं आया है, उनका चेन कोर्ट में है, उनके हाथ में नहीं आया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्यायपालिका को इतना ओवरलोड कर दो ताकि जनता का न्यायपालिका के ऊपर से विश्वास हटने लग जाए। हुआ यह है कि पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, सबसे पहले 1 साल पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड केस में न्यायपालिका ने एक बहुत कठोर जजमेंट दिया, जिससे कि बीजेपी को काफी जोर से धक्का लगा। उसके बाद इन्होंने ईडी केस में जिन जिन लोगों को जेल में डाल के रखा था, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो,
सब लोगों को कोर्ट ने धीरे धीरे छोड़ दिया। उसके बीच में ईवीएम पर भी एक जजमेंट कोर्ट ने दे दिया कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, आप ईवीएम इस तरह से मत चलाइए जैसे आप चला रहे हैं, हम जैसा कह रहे हैं वैसा चलाइए। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में वक्फ का कानून इन्होंने बनाया, कोर्ट ने कह दिया कि वक्फ का कानून रोक दो। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने गवर्नर और राष्ट्रपति तक के ऊपर कोर्ट ने कुछ पास कर दिया कि आप किसी चीज के ऊपर बैठ नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि इस देश के सामने पिछले 1 साल में न्यायपालिका ये बता रही है कि सरकार बड़ी नहीं है, न्यायपालिका बड़ी है। अब मुझे बताइए कि जो पिछले 10 साल से इस देश में एक नैरेटिव बना हुआ है कि हमारे प्रधान जी तो रात में 8 बजे आके अगर लॉकडाउन घोषित कर देते हैं तो 1 घंटे के बाद पूरा देश रुक जाता है। अगर हमारे प्रधान जी रात में 8 बजे आके नोटबंदी घोषित कर देते हैं तो रात में 12 बजे के बाद से 500 का नोट और 1000 का नोट तो कागज का रद्दी बन जाता है। तो आपने अगर इस तरह का कथानक बनाया है कि इस देश में प्रधान जी जो भी करते हैं वो भगवान का कहा हुआ ब्रह्म वाक्य है और कोर्ट उसको प्याज की परत की तरह छीलना शुरू करे, पिछले 1 साल से हर मुद्दे में छील दे, तो इसका मतलब तो सरकार का, बीजेपी का जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसका जो एक नैरेटिव है, उसका जो छवि है कि हम तो सर्वशक्तिमान हैं, वो तो धूमिल हो गई। अब मुझे बताइए, कोर्ट को तो ये चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि जैसे मुझसे पहले इन्होंने पांडे जी ने कह दिया था कि अगर न्यायपालिका, अगर पार्लियामेंट ही सर्वोच्च है और न्यायपालिका महत्वपूर्ण नहीं है, तो भारत में तो 2014 में हिंदू हृदय सम्राट का अवतार हो गया था। उसके बावजूद 2019 तक ये लोग क्यों इंतजार किए अयोध्या में मंदिर बनाने का? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कहा इंतजार किए? आप जब 2014 में सरकार बना लिए थे, पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो अगले दिन आप मंदिर बना देते। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्यों मंदिर बनाया? इसका मतलब यह है कि बीजेपी इन सब चीजों को जानती है। बीजेपी ये जान रही है कि वो जो बोल रही है वो सही बात नहीं है। दिक्कत यह है कि न्यायपालिका को अब बदनाम कैसे किया जाए। बदनाम इस तरह से करो कि उसके ऊपर इतना लोड डाल दो, इतना लोड डाल दो कि असल में जो इस देश में 3,64,00,000 लोग जो सच में न्याय के इंतजार में बैठे हैं, उनका केस और पीछे पीछे चला जाते रहे और उनको एक दिन वो लगे कि अरे भैया, ये न्यायपालिका में तो न्याय होता नहीं है। मेरी मामी की तरह उनको लगे मेरा चेन तो मिल गया है पुलिस के पास, लेकिन अगर मेरे पास नहीं मिला है, कोर्ट में खड़ा है, इसका मतलब कोर्ट कहीं गड़बड़ है। तो मेरे ख्याल से इस साजिश का पर्दाफाश इस तरह से होगा कोर्ट में। तो जिस तरह से मिश्रा जी ने किया, मेरे ख्याल से अगर इस कोर्ट को इस चीज को संज्ञान लेना चाहिए। मेरे ख्याल से डीबी लाइव के कार्यक्रम को बहुत सारे कानूनविद भी देखते होंगे, जज भी देखते होंगे। मेरा ये मानना है कि ये पूरी की पूरी न्यायपालिका को ओवरलोड करके उसको बदनाम करने की कोशिश है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में जिस तरह से इन्होंने बाबा रामदेव जी से आज माफीनामा ले लिया, अगले 1 हफ्ते के अंदर एकाध और माफी वीर को पैदा कर दे, नजीर पेश करते हुए अगर न्यायालय कर दे, तो आने वाले समय में धीरे धीरे इस तरह का न्यायालय को ओवरलोड करके बदनाम करने की जो साजिश है, ये आने वाले समय में इस तरह की धूर्तता कम होगी। क्योंकि हमें पता है कि बीजेपी का एक मोडस ऑपरेंडी है, वो समझदार लोगों से ना टक्कर नहीं लेती है। समझदार लोगों को वो कार्टून बना देती है। वो कभी किसी को पप्पू बना देगी, किसी को खुजलीवाल बना देगी, किसी दीदी पर सीटी बजवा देगी, क्योंकि उनके साथ वो अगर टक्कर नहीं ले सकते तो उनको कार्टून बनाने का उसका एक मोडस ऑपरेंडी है। क्योंकि उनके साथ बातचीत करेगी तो टक्कर नहीं ले पाएगी। तो मेरे ख्याल से उसी सिक्के से उनको जवाब देना चाहिए कि जो भी इस तरह के संवैधानिक हद से बाहर जाके हास्यास्पद बातें कर रहा है, किस पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसको कोर्ट में तो जो होना है होने दीजिए, लेकिन सामाजिक रूप से उनको भी कार्टून अब बनाना चाहिए कि अरे भैया, तुम इतने बड़े पद पर हो, मतलब तुम कह रहे हो कि तुम एमए इन इंग्लिश हो और एबीसीडी भी नहीं आती। इस तरह की भाषा से जब तक उनको चुभाएंगे नहीं, तब तक ये कोशिश कर रहे हैं न्यायपालिका को मेरे ख्याल से बदनाम करने के लिए। पहले से न्यायपालिका का ओवरलोडेड है। इस देश में 3,64,00,000 लोग न्याय के इंतजार में हैं। उनको न्याय न मिले, इसीलिए इस तरह के एक शगुफा कोर्ट के ऊपर छोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से न्यायालय को इस चीज में गंभीरता से इस चीज को लेना चाहिए। मैंने एक अलग ढंग से विचार रखा, थोड़ा डाटा देख के मैंने विचार रखा। जी, आपने महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण डेटा यहाँ पर रखा है रिसर्च के साथ, और ये लोगों तक, जनता तक जाना बेहद जरूरी भी है। और न्यायपालिका को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि फिर ओमकारेश्वर जी, वक्त की कमी है और संक्षेप में एक सवाल आपसे ऊपर लास्ट टिप्पणी सिद्धार्थ जी से
कि न्यायपालिका को इसमें एक नजीर तो पेश करनी होगी, वरना तो लोगों के हौसले इसी तरह से बुलंद होते रहेंगे। देखिए, हम एक लोकतांत्रिक निजाम में हैं, क्रिटिसिज्म इसका हिस्सा है, क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन आप किन शर्तों पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तथ्य क्या है आपके पास, झूठ का सहारा ले रहे हैं आप क्योंकि आप एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं, अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं, तो आप इतने गंदी भाषा का, इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि न्यायपालिका को इसमें नजीर पेश करना चाहिए, ताकि आगे लोगों की इस तरह की हिम्मत ना हो इस तरह की बातें कहने की, खासतौर पर वो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो सरकार में है, जो सत्ता में है, जो संसद में बैठकर कानून बना रहे हैं, और जो एक तरह से निशिकांत दुबे तो ब्लू आइड बॉयज भी बॉय माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के, क्योंकि हर चीज पर उनको खड़ा कर दिया जाता है, चाहे वो कांग्रेस का मामला हो या फिर महुआ मोइत्रा का। निशिकांत दुबे जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मुश्किल में डाल रहे हैं। ये उनका बड़बोलापन है, उनको किसने गाइड किया है वो जाने, लेकिन उन्होंने सवालों के घेरे में, कटघरे में अपनी सरकार को और अपने दो महत्वपूर्ण नेताओं को खड़ा कर दिया है। इसका जवाब निशिकांत दुबे को देना पड़ेगा, पार्टी के भीतर भी और पार्लियामेंट के भीतर भी, और हो सकता है कि कानून भी उनके ऊपर। मैं जरा धनखड़ साहब के जो पार्लियामेंट सर्वोच्च है उस पर मैं एक जरा वो बताना चाहता हूँ। मैंने जी। संविधान का वो कुछ निकाला था। संविधान का जो अनुच्छेद है 245 और 246, वो संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। इसमें कोई शक नहीं कि संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है, आर्टिकल 245 246 के तहत। लेकिन साथ साथ आर्टिकल 13(2) के तहत, 13(2) के तहत संसद ऐसे कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। और उसी के साथ अगला जो अनुच्छेद 32 व 226 है, वो उच्चतम और उच्च न्यायालयों को संवैधानिक व्याख्या करने कि जो कानून बनाया गया है वो संवैधानिक रूप से ठीक है या नहीं, उसकी व्याख्या करने और उन कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। तो जो समीक्षा होगी, अगर गलत पाया जाएगा तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। और इसमें अनेक उदाहरण है, छोटे छोटे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद फैसला 2019 का, 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2017 का, अयोध्या जमीन विवाद में पुनर्विचार याचिका न दायर करने का फैसला, उसके बाद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पर जो सुप्रीम कोर्ट का 2015 का फैसला है, ये सभी फैसले भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किए हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता को दिखाते हैं। अनुच्छेद 370 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो समर्थन किया, आर्टिकल 350 370 हटाने को, इसको भी सरकार ने माना और उसी के अनुसार उसकी सैंक्टिटी तय हो पाई। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग न राम जन्मभूमि के फैसले से सहमत हैं, न आर्टिकल 370 के फैसले से सहमत हैं, लेकिन चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से इसको सर्टिफाई करा लिया सरकार ने, इसलिए जनता खामोश हो गई, चुप हो गई। विदेशों में जो होता है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, वहां संसद जो फैसला करेगा वो मानना पड़ता है। अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, न्यायपालिका जो तय करेगी वो वहां सरकार को, पार्लियामेंट को मानना पड़ेगा। जर्मनी में भी संवैधानिक अदालतें सर्वोच्च हैं। दक्षिण अफ्रीका में उनकी न्यायिक समीक्षा है जो बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। तो ये चीजें हैं, इसके दायरे में अब ये चीजें तय होंगी जो धनखड़ साहब कह रहे हैं। निशिकांत दुबे का जी। मसला, जो मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ एक मसला नहीं, न्यायालय पे आक्षेप लगा दिया। आप देखिए कि अगर आर्टिकल 19A के तहत सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, तो आर्टिकल 19B के तहत ये भी है कि आप खामखा किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकते, खामखा ऐसी बातें नहीं कह सकते जो अशालीन हो, जैसा राहुल गांधी के मसले में हुआ कि उन्होंने मोदी सरनेम वाली चर्चा की और उनकी संसद सदस्यता चली गई, संसद की। तो जी। आपने जब इतनी बड़ी बात कह दी तो आपकी क्यों नहीं जा सकती? ये सारे हम्म। मसले। और एक मसला और आया कि आप कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, शरीयत कोर्ट और फला कोर्ट, ये कितना बड़ा डिफेमेशन है। क्या इसको कोई रोकेगा? कोई सरकार है इस देश यही में? वो यही देख नहीं, रहे हैं बल्कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था,
सुप्रीम कोर्ट जो शब्द का भी इस्तेमाल सरकारें किया हुआ है। जो जी, सरकारें मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोलने वाले को दूर से जाके पकड़ के ले आती हैं, उसको सजा सुना देती हम्म, हैं, वो सरकारें क्या इस चीज को देख नहीं रही हैं? सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है, तो ये आप होने दे रहे हैं। इसलिए सरकार को भी देखना बिल्कुल होगा। और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय जब होलिस्टिकली इस मामले में देखेगा तो इस बात पे ज्यादा गंभीर फैसला कर पाएगा। सिर्फ ये न्यायालय की अवमानना से जुड़ा हुआ नहीं है, ये राष्ट्र की मर्यादा हम्म, से, राष्ट्र के द्रोह के साथ जुड़ा हुआ है। झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध है, ये उससे जुड़ा हुआ है और इसके आलोक में इसको देखा जाना चाहिए। जी। बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही है और निशिकांत दुबे ने आज फिर से ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि आपको पता है कि 1967 से 1968 में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे कैलाशनाथ वांचू जी, कानून की उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की थी। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे भी सीजेआई रहे हैं जिन्होंने कानून की पढ़ाई नहीं की है, तो हमें सिखाने की कोशिश ना की जाए जब वो सीजेआई खन्ना पर टिप्पणी कर रहे होते हैं। टिप्पणी उन्होंने की, टिप्पणी मैं बहुत ही अंडरस्टेटेड में बार-बार कह रही हूँ कि उन्होंने जो बातें कही हैं उसका मैं या कैसे वर्णन करूं, उसके पास उसके लिए अल्फाज भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं। लेकिन सवाल यही है सिद्धार्थ जी कि क्या सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है या ये होने दे रही है, या उसको ये लग रहा है कि इसका फायदा उसको आने वाले चुनाव में या एक वर्ग को खुश करके वो हासिल कर सकती है, क्योंकि मामला इतना बड़ा है और सिर्फ जेपी नड्डा किनारा कर लेते हैं और उसके बाद बयानों की झड़ी लग रही है, एक के बाद एक सब जो है वो सीजेआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जो मन की बात करते हैं, हर गैर जरूरी बात पर उनकी टिप्पणी होती है, अब इस सब पर न गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं, न कानून मंत्री बोल रहे हैं, न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सरकार क्या करे, ये सवाल तो उठ रहा है। संक्षेप में आपकी टिप्पणी आखिर में। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में अभी जो सरकार है वो अपने आप को भारत की सरकार नहीं मान रही है, वो अपने आप को भाजपा की सरकार मान रही है। इसीलिए फिर से मेरा ये कोई, अब जैसे निशिकांत दुबे जी ने आज जो भी ट्वीट किया कि इससे पहले कोई भारत के चीफ जस्टिस थे, उनके पास कानूनी मतलब डिग्री नहीं थी, तो डिग्री तो भारत के प्रधान जी भी अपनी नहीं दिखा रहे हैं, तो मतलब निशिकांत जी को भी ये पता है। बात है कि ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो ओछी बात है। धनखड़ जी को मालूम है जब कि वो जब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो वो गलत बोल रही है, उनको भी पता है, हमें पता है, ऐसी बात नहीं कि उनको नहीं पता है। बात यह है कि जानबूझ के इस तरह से किया जा रहा है ताकि होता यह है कि मैंने आज एक बयान दे दिया, अब वो बयान कोर्ट में उसके ऊपर कोई फरियाद जाएगा, उसकी सुनवाई आएगी और उस पर कोई सजा होगी तो उसमें 2-4 महीने लगेंगे। लेकिन मैंने जो आज बयान दिया वो आज शाम या कल सुबह तक पूरा मीडिया उसको प्रचार कर देगा और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि देश के करोड़ों लोगों में से किसी मेरी मामी के पास व्हाट्सएप पहुंच जाए कि इस देश में तो न्यायपालिका ठीक से काम नहीं करती, तो उनका खुद का चेन जिनका फंसा हुआ 1 साल से, उनको तो इस तरह की चीजें सही लगने लगेंगी। उद्देश्य यही है। बाद में होगा ये कि जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होगी या तो माफी मांग लेंगे या तो बहुत होगा तो क्या होगा, 6 महीने की सजा होगी तो किसी एक सांसद को 6 महीने की सजा हो जाए या 2 साल की सजा हो जाए तो कोई धरती मतलब कोई क्या कहते हैं भूकंप नहीं आ जाता। एक आदमी इस विषय पे शहीद माना जाएगा, बीजेपी कहेगा इस विषय में हमारा एक आदमी शहीद हो गया। लेकिन आपने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया है करोड़ों लोगों के देश के बीच में कि देखिए न्यायपालिका भारत की ठीक ठाक नहीं काम कर रही है, मेरे ख्याल से न्यायपालिका को इस चीज का गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले में जल्दी से एक नजीर पेश करनी चाहिए ताकि अगले बार से कोई भी इस तरह की बात, मतलब जो धरती गोल है उसको तुम खामखा चपटी क्यों बोल रहे हो, अगर तुम इस तरह की बात करते हो तो तुम्हारे ऊपर जबरदस्त तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो चीज सिद्ध है, जो चीज सबको मालूम है, दिन में 12 बजे तुम अगर चिल्ला चिल्ला के कहने लगो कि सूरज तो डूब गया, तो इसका मतलब तुमको कहां किस खाने में डालना है, किस पागल खाने में डालना है, इस तरह का अगर आप नजीर पेश करने वाले उनको सजा देने की बात या उनको जिस काफी सारे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रिक्चर मोशन, सेंसर मोशन, इस तरह की चीजें जब तक उनको सामाजिक रूप से इस तरह की हास्यास्पद और ओछी बात करने के लिए उनको क्या कहते हैं, उनकी भी अवमानना नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने अवमानना की, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे कहने वाले की जब सार्वजनिक अवमानना करेगा तभी इन लोगों को समझ में आएगा कि आगे से इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें जो कि है ही नहीं,
गोल धरती को चपटी बोल के हंगामा खड़ा करने का जो इनका इरादा है, आगे से इनको होश आ जाए कि इस तरह की मैं बात करूंगा तो कोई जी सुनने वाला नहीं है, उल्टा उल्टा मैं ही हंसी का पात्र बन जाऊंगा। इस तरह की नजीर मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को आने वाले समय में पेश करनी चाहिए, अपने अपने भलाई के लिए, क्योंकि भारत में विषय निशिकांत दुबे जी और सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इस देश के 3,64,00,000 लोग किसी तरह के न्याय के इंतजार में हैं। उनका विश्वास भी सुप्रीम कोर्ट को बचा के रखना चाहिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है और ये देखना बेहद जरूरी है और कोर्ट को भी देखना भी जरूरी है कि लगातार जब एक के बाद एक इस तरह की टिप्पणियों की बाढ़ लग रही है, सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो सोचिए दूसरे लोगों को कितना इस पे बल मिल रहा होगा कि जब वो कह सकते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं। तो ये तमाम बातें सामने देखने के लिए मिल रही। मैं सोच रही थी कि अगर और खास तौर पर अगर कोई मुस्लिम सांसद होता, अगर ये बात कह देता तो सोचिए अब तक क्या कुछ हो जाता। आप सत्ता में बैठे हैं तो आपके पास तमाम पावर अधिकार है कि आप जो चाहें जिस भी तरह से चाहें आप कह सकते हैं और बच के निकल लेंगे। अगले हफ्ते पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या बड़ी कार्रवाई करता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। ओमकारेश्वर जी, सिद्धार्थ जी, आप दोनों का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।